भूल भूल चुके हैं। तो एक एवरेज बेस पकड़ के हम जाएंगे कि शुरुआत बेसिक से है, हम करेंगे। तो मैं गुरुजी के बारे में आपको बता रहा था। मेरे गुरुवर्य आदरणीय वैद्यराज दातार शास्त्री जी, उनकी आयुर्वेद की प्रैक्टिस 65 इयर्स की थी। उन प्रैक्टिस में उन्होंने रूटीन जो त्रिदोष वाली पद्धति है, ट्रेडिशनल आयुर्वेद जो त्रिदोष के सिद्धांत पे चलता है, तो उस त्रिदोष के सिद्धांत को फिजिकल भौतिक द्रव्यों के तहत कैसे जाना जा सके, या दोषों का द्रव्यत्व, ये इनका खासियत था। उसको वे पांचभौतिक विज्ञान बोलते थे और उसकी एक अपनी अपनी परिभाषा बनाकर उन्होंने एक अलग सा साइंस, अलग थोड़ा कहना चाहिए भी, कहना नहीं भी चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद से भिन्न नहीं है। आयुर्वेद में ही इसके संदर्भ है। आयुर्वेद आर्ष ग्रंथ, जिसको बृहत्त्रयी हम बोलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सार्थ वाग्भट, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शारंगधर, माधव निदान, ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, इन शास्त्रीय ग्रंथों का रिसर्च करके ही उन्होंने कुछ सिद्धांत ऐसे बिठाए कि वो सिद्धांत आसानी से हमें अप्लाई करने में आसान हो गए। पहले लेक्चर के पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा। मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मेरा थिंकिंग प्रोसेस तो मराठी में रहेगा। मैं हिंदी वर्ड्स, हिंदी शब्द यूज करूंगा, कृपया मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर भी कर सकता हूं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज एडजस्ट इट। तो इस पांच भौतिक विज्ञान को देखना है, और मैं अभी हमारे आयुर्वेद स्कूल के बारे में आपको बताऊंगा। आयुर्वेद स्कूल ए प्लेटफॉर्म, आयुर्वेद स्कूल ऑफ पंचम वेद, इसका पूरा नाम है, आयुर्वेद स्कूल ऑफ पंचम वेद। तो पंचम वेद यानी पांचवा वेद, फिफ्थ वेदास, द संहिता ऑफ वेदास। तो इस पंचम वेद के बारे में एक साइंटिफिक गांभीर्य रखते हुए, परिभाषा को निश्चित करते हुए, संज्ञा को, सूत्रों को निश्चित करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। और उसका टेक्निकल जो तांत्रिक पार्ट है, आयुर्तंत्र बोलते हैं हम उसको, आयुर्तंत्र बोलते हैं। तो उस आयुर्वेद यानी नॉलेज, और नॉलेज में जो टेक्निक होती है उसको उसका तंत्र बोलते हैं। तो आयुर्वेद में जो आयुर्तंत्र छिपा हुआ है, आयु के बारे में जो तंत्र छिपा हुआ है, वो तंत्र को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, कितने बड़े साइंस के, कितने बड़े टेक्नोलॉजी के हम मास्टर है, हम बैचलर है, हम बैचलर ऑफ वेदास। हमारे पास बहुत बड़ी पदवी है, उपाधि है। हम वेदों के बैचलर है, हम ज्ञान के बैचलर है, और लाइफ साइंस के प्रति जो ज्ञान है उसके बारे में हम पदवीज्ञ है, हम स्नातक है, स्नातकोत्तर है। तो कितनी बड़ी हमारी पदवी है, कितनी बड़ी हमारी उपाधि है। लेकिन हमें ही मालूम नहीं कि हम किस खजाने पे बैठे हैं। हम ऐसे खजाने पे बैठकर कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं जिसका हमें खुद को पता नहीं। तो इन सब बातों को आपसे शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस कोर्स के 3 पार्ट हमने बनाए हैं। पहला पार्ट है आयुर्वेद परिचय, दूसरा पार्ट है आयुर्वेद प्रमाण, और तीसरा पार्ट है आयुर्वेद पदविका। आयुर्वेद परिचय एक इंट्रोडक्टरी और सभी सिलेबस को एकत्रित किया हुआ एक समरी टाइप होता है। इसमें हम परिभाषा या संज्ञाओं की निश्चिति करते हैं। बहुत सारे एक ही वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से हम यूज करते हैं। तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में एक वर्ड एक ही संज्ञा से एक ही मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। वो शब्द किसी और मटेरियल के लिए, किसी और सूत्रों के लिए नहीं यूज किया जा सकता। तो इसको बोलते हैं साइंस। भाषा में तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है। भाषा में हम समानार्थी शब्द,
सिनोनिमस इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तब जाके संज्ञा निश्चिति, डेफिनेशंस, व्याख्या, इसको बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्हीं शब्दों को उसी परिभाषा से, उसी अर्थों से ही पहचानना चाहिए, ये पहले तय करता है। तो परिचय में हम क्या करते हैं कि इन शब्दों की परिभाषा निश्चित करते हैं और आयुर्वेद में क्या है इसका परिचय देते हैं। जब संज्ञाओं की बेसिक की हमें उपलब्धि हो गई, बेसिक नॉलेज की हमें उपलब्धि हो गई, तो उस बेसिक ज्ञान को पक्का करते करते हम प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। तो परिचय से प्रज्ञा तक, मराठी में परिचयातून प्रज्ञेकडे, हम परिचय से प्रज्ञा तक प्रवास करने वाले हैं प्रमाण में। तो परिचय होने के बाद हमारी प्रज्ञा में, हमारी बुद्धि में उसका स्थिरीभवन होना चाहिए, हमारे उसका रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि किसी और ग्रंथों की और बुक की हमें जरूरत ना पड़े। हमारा ब्रेन खुद हमारा पुस्तक बने। तो परिचयातून प्रज्ञेकडे, परिचय से प्रज्ञा तक। तो प्रमाण में निदान निश्चिति होती है। तो इन बेसिक क्रिया रचना शरीर को चलते चलते कहां पे व्याधि हो जाता है, सम्यक आ और धी यानी समाधि। हम जब सम्यक शरीर और धी में रहते हैं तो हमें कुछ अलग बातों का, अलग पेनफुल चीजों का सेंस नहीं होता, तो उसको आरोग्य या समाधि बोलते हैं। और व्याधि विशेष आदिग्धि, जो विचित्र और थोड़ा अलग सा आदि बना हुआ है, उसको व्याधि बोलते हैं। तो इस समाधि का रूपांतरण व्याधि में कहाँ हो जाता है? पहले व्याधि कहाँ पे आ जाता है? इस व्याधि किससे कहना है और स्वास्थ्य किसे कहना है, और उसकी व्यक्तिकरण की परिभाषा क्या रहेगी? एक ही टिश्यू को अगर कोई एक पॉजिटिव फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सभी टिश्यूओं का व्यक्त होने की व्यक्त होने की एक पद्धत एक जैसी नहीं रहेगी। तो हेतु एक होते हुए भी अगर स्थान संशय बदल जाता है तो कैसे वो व्यक्त होता है? ये जो व्यक्ति विज्ञान है, ये व्यक्ति विज्ञान, ये निदान विज्ञान का एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो कैसे व्यक्त हो जाता है, हमें कैसे समझना चाहिए? आयुर्वेद साइंस में ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग की जगह सब्जेक्टिव फीलिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उस कालखंड में, उस कालावधि में, साइंस की उस कालखंड में ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री उतनी यूज नहीं की जाती थी, क्योंकि उसकी उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके जगह वो सब्जेक्टिव फीलिंग, पेशेंट जो सब्जेक्टिव फील करता है, संवेदना देता है, अपने खुद को संवेदनाओं को जो व्यक्त करता है, उस फीलिंग के बेस पे व्याधि निश्चिति की एक खासियत आयुर्वेद साइंस की है। और मेरे चिंतन से या मेरे आज तक के अनुभव से, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक वे, द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द पेशेंट। ऑब्जेक्ट गलत हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, एनालिटिकल साइंस टेक्निकल एरर से भरे पड़े हुए हैं, तो उनसे निकाला हुआ अनुमान सब्जेक्टिव फीलिंग के तुलना में बहुत ही गौण है, ये मेरा कहना है। वो कैसा गलत हो सकता है, क्यों गलत है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव फीलिंग के तौर पर निदान निश्चिति कैसी करनी है? व्याधियों के 16 निदान षोडशी हम उसको बोलते हैं। निदान के 16 इवेंट्स, 16 अवस्था, 16 अवस्थाएं कैसे होती है, और ये सब रोगों की 16 अवस्था होती है। जो अवस्था प्रबल होती है, उस अवस्था से उस व्याधि को नामाभिधान दिया जाता है। तो उन अवस्था कैसे एक से लेकर दूसरी से लेकर तीसरी प्रकट होती है, ये भी हमें निदान में देखना है। जब एक बार हम निदान में मास्टर हो गए, तो समझो हमारा 90% काम हो गया। तो मेरे एक सीनियर गुरुजी है, सीनियर एक्सपर्ट है, डॉक्टर वैभव मेहता जी, वो हमेशा कहते हैं कि अगर
हमारे हेल्थ साइंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो है निदान। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कौन है तो वो है निदान। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, कोई बता सकता है? एनीवन प्लीज? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज निदान, सेकंड इज आल्सो निदान, देन थर्ड इज निदान। निदान। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। तो एक बात आज अगर लेक्चर में अगर कोई सीखना है तो इतनी बात सीखनी है कि हमारे साइंस में या कोई भी हेल्थ साइंस में अगर कोई खास बात है तो वो निदान विज्ञान। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज निदान, सेकंड इज आल्सो निदान, थर्ड इज आल्सो निदान, फोर्थ इज आल्सो निदान। तो हम जब निदान में मास्टर हो जाते हैं तो फट से मालूम हो जाता है कि जो हमारे सामने चिकित्सा अधिष्ठित जो पुरुष बैठा है उसके द्रव्यों की, उसने धारण किए हुए द्रव्यों की क्या अवस्था है। अगर उसे कुछ एक सिम्टम, एक सब्जेक्टिव फीलिंग उसने बता दिया कि मुझे पेट में दाह होता है, तो हमें मालूम हुआ कि यार ये पित्तावृतवात की बात कर रहा है, ये तो पित्तावृतवात है। ये जो इस शरीर का आज क्रियाशील कृतिशील वात है वो पित्त से आवृत है। ऐसी कुछ बातें, इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताया है निदान स्थान में कि अगर उन सूत्रों को हमने एक चार्ट बना के हमारे पास रखा या मुखोद्गत किया या मेमोराइज किया तो समझो काम बन गया। कोई भी ग्राफिकल साइंस, कोई भी साउंड साइंस या कोई भी इमेजिंग साइंस इतना डीप जाके नहीं कह सकता जितना वो पेशेंट का खुद आत्मा बोलता है। चिकित्सा अधिष्ठित पुरुष में जो कर्म पुरुष है वो पुरुष चेतन है। तो चेतन आत्मा को जो सेंस होता है वो सेंस बहुत ही सूक्ष्म, गहरा और सच्चा होता है और वो तात्कालिक इंस्टेंटेनियस होता है। तो वो जो इंस्टेंटेनियस निदान रहता है उसी अवस्था की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, हमें संज्ञाओं की निश्चित तो होनी ही चाहिए, लेकिन संज्ञा निश्चित होने के साथ साथ वी शुड बी मास्टर इन द निदान। जब भी हम निदान में मास्टर हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या करना है। और बाद में तीसरा हम जो पार्ट बताते हैं वो आयुर्वेद पदविका, आयुर्वेद परिचय, आयुर्वेद प्रमाण और आयुर्वेद पदविका। तो पदविका तो एक क्लिनिकल पार्ट वाली बात हो गई, लेकिन वहां पे भी हम चिकित्सा में यूज जो किए जाने वाले कल्प है उसका डिस्कशन करते हैं और एकल द्रव्यों का डिस्कशन करते हैं, उसके जो 4 प्रमुख घट है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते करते लर्निंग और स्टडी, सीखना और पढ़ना, इन दोनों बातों को एक साथ चलते चलते हम आगे बढ़ते हैं। और आपकी जर्नी थोड़ा इंटरटेनिंग करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखना है हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की एक गांभीर्यता हमेशा हमें मालूम होनी चाहिए। उसको क्लिष्ट न बनाते हुए इजी बनाने का हर कोशिश प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा है। कुछ बातों को तो हमें खुद को मालूम करना ही है। तो चलो आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत इस आयुर्वेद स्कूल में। और परिचय, आयुर्वेद परिचय का एक पहला लेक्चर आज मैं देने जा रहा हूं। आयुर्वेद परिचय के सलग सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक, रविवार को छुट्टी रहेगी, सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक एक 4 या 5 लेक्चर होंगे। हर रोज 4 से लेकर 5 बजे होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल सकती है, मिल जाएगी आपके टाइम स्लॉट से, आपके कन्वीनियंस से उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन हर रोज का लेक्चर हर रोज सुनना ये थोड़ा कंपलसरी है, क्योंकि अगर सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ता है और हम बेसिक में कुछ अननोन बातों से घिरे रहते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ऐसा मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कृपया जो लेक्चर अगर 4 या 5 लाइव आप ज्वाइन हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइव का मजा कुछ और ही होता है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग सुननी है तो उसी दिन सुन लीजिए प्लीज, और आगे वाले लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और थोड़ा उसका नोट्स भी रखिए ताकि कुछ बातें हमें रिटर्न के तौर पे हो अच्छा रहता है। तो ये सारी बातें है। आर यू रेडी? ओके, या। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं,
आयुर्वेद ये जो हेल्थ हेल्थ फैकल्टी है, जो हेल्थ साइंस है, हम 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक जो कुछ साइंस पढ़े, बायोलॉजिकल साइंस पढ़े, तो सेल की भाषा में ही पढ़े। सेल्यूलर लेवल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ऐसा हमें पढ़ाया जाए। और सेल एग्जिस्टेंस के सिवाय हम शरीर को कंसीडर नहीं कर सकते। ह्यूमन को कंसीडर या ऑर्गेनिज्म को विदाउट सेल्यूलर एग्जिस्टेंस हम उसको कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं रखेंगे। हाँ, तो हम सेल के बेस पे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, इस परिभाषा में, इस स्ट्रक्चर में साइंस, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते आ चुके हैं। तो मेरा एक आपसे सवाल है, इतने बेसिक चीज की, इतने बेसिक फैक्ट की, फैक्चुअल साइंटिफिक तथ्यों की आयुर्वेद को जान नहीं थी क्या? क्योंकि आयुर्वेद में कहीं भी सेल का उल्लेख नहीं आया है। एनीवन? आप मेरे बात से सहमत है? सर, आयुर्वेद को तो पता था, पर हमें नहीं पता कि आयुर्वेद में उसको क्या बोला गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयुर्वेद को नहीं पता। पदार्थ विज्ञान में अणुरेणु जो है, मतलब दर्शन में जो वैशेषिक दर्शन है, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है वो। बहुत अच्छी बात है सर। पंचमहाभूत में जो बताया है, पंचमहाभूत से उत्पत्ति बताई है आयुर्वेद में प्रकृति पुरुष के थ्रू। तो उसमें पंचमहाभूत में यानी सूक्ष्म पंचमहाभूत करके रहता है, तो शायद उन्होंने वो लिया होगा सेल करके। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? सर, मुझे लगता है उन्होंने ज्यादा सूक्ष्म विचार किया, और सेल में तो पंचमहाभूत का विचार ज्यादा सूक्ष्म है, और सेल में पंचमहाभूत है। तो हम जब पंचमहाभूतों का विचार करते हैं तो हम सेल से भी ज्यादा सूक्ष्म विचार करते हैं। ठीक है। और अणु रेणु कणा ध्यान की वजह से वो सेल को ये नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? और कोई बात करना चाहता है? ठीक है, तो देख लीजिए कि आयुर्वेद का पदार्थ विज्ञान आचार्य चरक जी बताते हुए हमें पहले सूत्र का एक सूत्र हमें मालूम पड़ता है कि आचार्य चरक जी ने कारण द्रव्यों की बात की है, कारण द्रव्यों की बात की है। तो कारण द्रव्यों में किसको गिना है? सावंत सर, मला शेअरला अलाउड करा। तो पंचमहाभूत मन, काल, दिशा और आत्मा। हाँ, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा। हाँ, मन, दिशा, काल, आत्मा। करेक्ट। सर, अलाउड केलंय तुम्हाला? ओके, एक सेकंड, मैं एक सूत्र आपको शेयर कर रहा हूं। हाँ, ठीक है। तो पहले इस सूत्र को हम देखते हैं। यहाँ पे आचार्य चरक जी कहते हैं, वो आयुर्वेद की व्याख्या हमें बताते हैं। तो यहाँ वो बताते हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम
मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जिस तंत्र में, जिस साइंस में हितकारक, अहितकारक, सुखकारक, दुखकारक, इसका मान, विशेष मान, मानम च तच्च बताया जाता है, उस साइंस को हम आयुर्वेद कहते हैं। हाँ, तो हितकारक, अहितकारक, सुखकारक, दुखकारक, इन बातों का वेग डिस्कशन नहीं है। वो बोलते हैं उसका मान मैं बता आपको, उसकी मान या विशेष प्रमाण जो है, कितनी मात्रा में, कितने प्रमाण में, कैसी मॉर्फोलॉजी में वो रहते हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ये जो बातें जिस साइंस में चलती है उस साइंस को आयुर्वेद कहते हैं। तब जाके बात आती है, अगर आयु के बारे में वेद है, तो इस आयु की व्याख्या आचार्य चरक जी क्या करते हैं? इसमें तो आयुर्वेद साइंस की व्याख्या हो गई, तो आयु की व्याख्या क्या होती है? किसको आयु बोलते हैं? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। करेक्ट। तो आयु की व्याख्या बताते हुए एक सूत्र जो हमें आता है, अभी मैडम जी ने बताया कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यग अनुबंधस्य पर्यायी आयु उच्यते। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरे सूत्र में आचार्य चरक हमें बताते हैं कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, इसके संयोग को जो नित्य धारण किया होता है, वो जीवित का हर एक लक्षण हमें दिखाता है। वो नित्य है, वो नित्य गतिशील है, नित्य गमनशील है। जो अनुबंधी है, पहले चीजों का अनुबंध दूसरे से, दूसरे का अनुबंध तीसरे से, ऐसे अनुबंधी स्वरूप में रहता है, ये सभी आयु के पर्यायवाची शब्द है। और उसका द्रव्य, इसका संयोग संगठन बताते हुए आचार्य चरक यहाँ पे हमें शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चार हायरार्की या चार एग्जिस्टेंस का उल्लेख वो करते हैं। पहले वो बताते हैं कि शारीर लेवल पे फिजिको केमिकल एग्जिस्टेंस के तहत उसका एक एग्जिस्टेंस रहता है। दूसरा एग्जिस्टेंस उससे थोड़ा चेतन हुआ और चेतना की तरफ बढ़ता हुआ इंद्रियों का स्तर रहता है। उससे और उन्नत हुआ, उससे और थोड़ा चेतनत्व प्राप्त किया हुआ सत्व वाला स्तर रहता है। और सबसे आगे सब के केंद्रभूत में आत्म तत्व रहता है, वो सबसे ज्यादा चेतनवान रहता है, वो चेतना द्रव्य रहता है। तो शरीर एग्जिस्टेंस, इंद्रिय एग्जिस्टेंस, सत्व एग्जिस्टेंस और आत्म तत्व एग्जिस्टेंस, इन चार तत्वों की हायरार्की, चेतना के नीचे के स्तर से लेकर चेतना के ऊपर के स्तर तक इसका संयोग रहता है। इस संयोग विशेष को जो धारण करता है वो जीवित यानी लाइफनेस के, जीवितपन के हर एक लक्षण दिखाता है। तो जीवित का हर एक लक्षण दिखाने वाला, नित्य रहने वाला, अनुबंधी, इसको हम आयु बोलते हैं। इसको हम लाइफ स्पैन भी बोल सकते हैं, लाइफ स्पैन। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अभी इस शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इस तत्वों को फिजिकल बॉडी में, हमारे सामने जो अधिष्ठित चिकित्साधिष्ठ पुरुष है उसके एग्जिस्टेंस में हम जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस परिभाषा में साइंस, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ चुके हैं, उसमें उसको कहाँ उसकी जगह बिठानी है, इसका थोड़ा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि ये शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चार तत्वों को मत भूलिए, इसको आप याद रखिए। और उसके संयोग को आयु बोलते हैं। आयु यानी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो हम थोड़ा साइंस की भाषा में आते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ? Which things is said to be live or which things are said to be non-living? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मेटाबॉलिज्म जिसमें चलता है, हाँ, ये चेतना होती है, तो वो चेतन बराबर है। तो इस एक व्याख्या को हम अभी देख लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड लिखा, यहाँ पे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। मैं इसको सीधे सीधे पढ़ता हूँ। ऑल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर
several key characteristics or functions: order, sensitivity or response to stimuli, reproduction, adaptation, growth and development, regulation, homeostasis, and energy processing. When viewed together, these 8 characteristics serve to define life. बराबर? Would you got it? Yes, sir. Yeah. Yes, तो- sir. तो इसमें एक चीज देख लीजिए, इतने सारे प्रॉपर्टी लाइफ की बता दी है। इन चिन्हों को जहां पे एक प्रकट तत्व आता है, उस थिंग को लिविंग थिंग बोलनी है, और इन चीजों को जहां पे प्रकट तत्व नहीं होता, उसको नॉन लिविंग थिंग बोलनी है। तो इसमें भी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर ये इतने सारे लक्षण है, लेकिन इसमें एक लक्षण ऐसा है कि जो श्योर शॉर्ट चेतना का या लिविंग थिंग का प्रकटीकरण करता है। कौन सा हो सकता है वो? इन सभी लक्षणों से हम चुन लेते हैं, तो एक को हम प्रत्यात्मक लक्षण बोलेंगे। वो प्रत्यात्मक लक्षण होने से ही हम उसको जीवित बोल सकते हैं या लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। कौन सी हो सकती है वो चिन्ह? सर मूवमेंट हिलता है हाँ, तो नॉन लिविंग थिंग एक भी जगह से दूसरी जगह पे। नॉन लिविंग थिंग भी हिल सकती है, उसके फिजिकल फोर्स की बलबूते। Response to stimuli, sir. Correct. Response to stimuli. स्टिमुला है। करेक्ट। तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इसको हमारा हेल्थ साइंस और आयुर्वेद साइंस जीवितम बोलता है। जीवितम, जो अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करता है। ये जो लक्षण है वो लिविंग थिंग्स का प्रत्यात्मक लक्षण है। तो इसका वर्णन आयु के चिन्ह में, आयु के लक्षण में आचार्य जी ने किया है। वो बोलते हैं वो शरीर एग्जिस्टेंस पे रहता है, उसके बाद इस शरीर को ग्रहण करने के लिए उसको इंद्रिय तत्व का एक एग्जिस्टेंस रहता है, उसको हम सेंसरी इंस्ट्रूमेंटेशन बोल सकते हैं। इस शरीर और इंद्रिय, इन दोनों को चलाने के लिए मानस तत्व रहता है, जो शरीर यानी फिजिकल केमिकल मटेरियल से सेंस किया हुआ अपने आत्मा तक पहुंचाने वाला, आत्मा यानी ज्ञान यानी सत्य, चित और आनंद, अध्यात्म उसको सत्य चित आनंद के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट करता है। उसका स्वरूप सत्य है, वो एग्जिस्टेंस है, उसका द्रव्य चित है और उसका स्वरूप आनंदमय है, ज्ञानमय है, ऐसा बोलते हो। तो इस आत्म तत्व को ये मन इंद्रियों से ग्रहण किए हुए संवेदनाओं को ले जाता है, बीच में वो अपना भी कुछ उसमें डालता है, अपना संस्कार भी उसमें डालता है और आत्म तत्व को प्रकट करता है। आत्म तत्व उसको एनालाइज करता है और एनालाइज किए जाने के बाद मोटर फंक्शन कर्मेंद्रिय के थ्रू वो एक्शन लेता है। इसको हम इंद्रिय स्तरों को ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंसरी मॉलिक्यूल से सेंस किया हुआ जो कोई फिजिकल केमिकल प्लाज्मा या रस विशेष है, उस रस विशेष को साइटोसल के थ्रू मनस तत्व के अधिष्ठान से लेकर न्यूक्लियर तत्व तक ले जाता है। वहां पे हमारी प्रज्ञा रहती है, इनबिल्ट इनहेरिटेंट इंटेलिजेंस, ये जनुक में रहते हैं, ये साइंस मान्य करता है। तो थोड़ा हम तुलना, उसकी एनालॉजी ऐसे देखते हैं। एक सेल को आप सामने लीजिए और जिस सेल, एक डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा और उस डायग्राम में आपको इन 4 स्तरों का, शारीर स्तर, इंद्रिय स्तर, सत्व स्तर और आत्म स्तर, इसका एग्जिस्टेंस हमें कहाँ पे थोड़ा डिटरमाइन करना है। ऐसी कुछ एक एनालॉजी हम बना के आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे साइंस में इन द्रव्यों को कैसे लिया है, इस आयु को, इस लाइफ को कैसे लिया है और वो कितना ऑथेंटिक और साइंटिफिक है, ये हमें थोड़ा मालूम हो जाए। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा,
यही डायग्राम मुझे नहीं मिली, लेकिन इस डायग्राम से हम काम चला सकते हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। तो इस डायग्राम के पूरे आगे एक स्लाइड है, वहां पे आचार्य चरक जी ने कारण द्रव्यों और कार्य द्रव्यों का वर्णन किया है। इसके जो आयु का लक्षण बताते हुए, आयु को जीवित बताते हुए, आयु को रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जो थिंग इन 4 हायरार्कियों के एग्जिस्टेंस को एक संयोग में रखते हुए रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करती है, वो नित्य गमनशील रहती है, वो अनुबंधी रहती है, ऐसा बताते हुए आयु का लक्षण आगे जाके वो बोलते हैं खादीन आत्म्या मन काल दिशाश्च द्रव्य संग्रह सेंद्रिय तु चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय तु अचेतनम। पहले उस स्लाइड को आपको दिखाना जरूरी है या आपको याद आ गया? वो सूत्र याद आ गया? खादीन आत्म्या मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। यस सर। एक बार थोड़ा देख लेते हैं, बता दे सकते हैं। तो ये स्लाइड आप देख लीजिए। यहाँ पे खादीनात्म्या मन काल दिशा द्रव्य संग्रह, तो पंच महाभूत खादीनात्म्या म्हणजे ख आदि यानी पंच महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5, और काल, दिशा, मन और आत्म तत्व, ये 4, ये जो 5 मूलभूत फैक्टर्स है वो उसके कॉजेटिव में आते हैं। तो लिविंग थिंग्स, लिविंग मटेरियल को जो हम समझने जा रहे हैं उसके एलिमेंट्री कंपोजिशन में, उसके प्रत्यात्मक एलिमेंट्री कंपोजिशन में ये 9 कारण द्रव्य आते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथकार बताते हैं। और उसको वो दो भागों में विभाजित करते हैं। उसके पॉजिटिव एलिमेंट्री कंपोजिशन में तो 9 कारण द्रव्य है, पंच महाभूत और काल तत्व, दिशा तत्व, मनस तत्व और आत्म तत्व। लेकिन इन 9 कारण द्रव्यों से असंख्य कार्य द्रव्य निर्माण होते हैं, ऐसी भी बातों बताते हैं। तो 9 कारण द्रव्य से लेकर असंख्य कार्य द्रव्य शरीर में निर्माण होने वाले हैं या लिविंग थिंग्स से निकलने वाले हैं। और उस कार्य द्रव्यों को वो 2 बातों में बताते हैं। पहले होते हैं सेंद्रिय द्रव्य और दूसरे होते हैं निरिंद्रिय द्रव्य। क्या होते हैं? एक सेंद्रिय कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेंद्रिय और दूसरे होते हैं निरिंद्रिय। सेंद्रिय यानी जो इंद्रियों के सहित, सेंसरी इंस्ट्रूमेंट के सहित जो होता है उसको बोलते हैं सेंद्रिय द्रव्य। और जो सेंसरी इंस्ट्रूमेंट के विरहित होता है उसको बोलते हैं निरिंद्रिय द्रव्य। तो देख लीजिए, हम जब सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पर सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, जो सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लूइड है, साइटोसेलिक फ्लूइड ये सेल का इंटरनल फ्लूइड हो गया और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये सेल का बाहर का फ्लूइड हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन के अधिष्ठान पर जो सेंसरी सेंस रहते हैं वो सेंस उस फ्लूइड को सेंस करते हैं और उस सेंस को धारण किए हुए उसको न्यूक्लियस को बता देते हैं कि क्या सेंस हो रहा है, क्या हमें आके युक्त यानी टच हो रहा है, क्या टच हो रहा है। तो इसको हम सेंसरी इंद्रियजन्य अस्तित्व बोलेंगे सेल लेवल पे। ऑर्गन लेवल पे उसका मॉडिफिकेशन जो न्यूरोजेनिक जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उस टिश्यू को जो नर्व सप्लाई होता है वो नर्व सप्लाई उसको सेंस करता है, उसको हम इंद्रियों का ऑर्गन लेवल का एग्जिस्टेंस बताएंगे। और ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो हमारा वेल मॉडिफाइड न्यूरोएक्टोडर्मा है उसको हम स्पर्शनेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय, मनसेंद्रिय ऐसी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक व्याख्या तो क्लियर हो गई कि जो सेंस करने वाला सेंद्रिय द्रव्य संगठन है उसको हम सेल कहेंगे, और जो द्रव्यों का संगठन है लेकिन वो खुद किसको सेंस नहीं करता है उसको हम निरिंद्रिय या अचेतन बोलने वाले हैं। तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि बॉडी में 2 एग्जिस्टेंस है, एक सेल्यूलर एग्जिस्टेंस और नॉन सेल्यूलर एग्जिस्टेंस। सेल्यूलर एग्जिस्टेंस को हम सेंद्रिय कारण द्रव्य संगठन, सेंद्रिय द्रव्य, चेतन द्रव्य, ऐसा द्रव्य चेतन द्रव्यों का संगठन, ऐसी बात हम कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और फ्लूइड वाला जो पार्ट है, जो फिजिकल केमिकल है, वो शरीर को एक्सोजीनियसली प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम उसका
शारीर यानी फिजिकल यानी निरिंद्रिय अचेतन एग्जिस्टेंस कहेंगे। इज दैट क्लियर? हम शरीर को अब सेल्युलर और नॉन सेल्युलर, सेंद्रिय, निरिंद्रिय, चेतन, अचेतन, इन दो विभाग में द्रव्यों के एंगल से देखने जा रहे हैं। लेकिन जो साइंस हम सीखने वाले हैं वो तो हम सेल और टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। तो इस परिभाषा को निश्चित करने के लिए अब आगे जाके सेंद्रिय द्रव्य यानी सेल्युलर एग्जिस्टेंस और निरिंद्रिय द्रव्य यानी नॉन सेल्युलर एग्जिस्टेंस, ऐसी ही परिभाषा हम निश्चित करेंगे। आर यू क्लियर? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. सही आचार्य चरक जी ने 9 कारण द्रव्य है, इन 9 कारण द्रव्यों से 9 पंच तन्मात्रा, पंच महाभूतों की शुद्ध तन्मात्रा, एब्सोल्यूट एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी अन्य द्रव्यों की मिश्रण या भेसळ नहीं हुई है, इसको बोलते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब होता है तत्मात्रा, जो उसी मात्रा से, उसी तत्व से, एलिमेंट से बना हुआ है। कॉपर का एलिमेंट, कॉपर का एटम अगर हम जो बताते हैं तो बोलते हैं कॉपर का ही एटम है, उसमें कोई और संयोग नहीं हुआ है, तो उसको हम उसका एलिमेंट बोलता है। लेकिन जब कॉपर किसी और पदार्थों से और एलिमेंट से जुड़ जाता है तो उस एलिमेंट से हम सब्सटेंस बन गया और सब्सटेंस से कंपाउंड बन गए, ऐसी भाषा हम यूज करते हैं। तो देख लीजिए, पंच तन्मात्रा यानी पंच महाभूतों का शुद्ध अंश, जहां पे शुद्ध अवस्था भी हम बोल सकते हैं। तो इन पंच महाभूतों का बेस पकड़ते हुए उसके महाभूत उन्हीं तत्वों का एकत्र संगठन किए होते चेतन द्रव्य की कुछ चेतन, मन, काल, इसका कुछ और वहां पे इंसर्शन होते हुए शरीर के थोड़े से आगे वाला एग्जिस्टेंस होता है इंद्रियों वाला, जहां पे चेतना की अभिव्यक्ति थोड़ी और बढ़ी हुई होती है और सेंस करने की क्षमता उनमें होती है, तो इंद्रिय स्तर की एग्जिस्टेंस आती है। इंद्रिय स्तर के आगे उसमें चेतना की अभिव्यक्ति और बढ़ती है, तो उसको मनस तत्व बोलते हैं। और मनस तत्व के बाद आता है खुद आत्म तत्व, जो चेतना का मेन सोर्स है, वहां से ही चेतना आती है। चेतना इन सभी 3 लोअर एग्जिस्टेंस को अगर कहाँ से चेतना मिलती है तो इस आत्म तत्व से ही चेतना मिलती है, संवेदना मिलती है। तो ये 4 एग्जिस्टेंस हमें मालूम होने चाहिए और काल, दिशा, मन, आत्मा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो शरीर में देखिए, इन पंच महाभूतों की हमारी एक कार्य निश्चिति और रचना निश्चिति भी होती है। हाँ, तो पहले देखते हैं पंच महाभूतों की रचना निश्चिति। तो ऐसा देखा जाता है कि कट्टी से लेकर खाली जो 2 पांव, 2 लेग्स हम लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो कुछ एक ऑर्गन एग्जिस्टेंस है, उसमें अगर जो रस पड़ा हुआ है, वो रस तो पार्थिव अंशों से भरा पड़ा हुआ है, वो तो घनीभूत है, वहां कोई भी ल्यूमेन, आशय या कुछ पोकड़ी नहीं है, तो घनीभूत अवयव वहां पे हमें देखने मिलते हैं। तो पंच महाभूतों का पृथ्वी का अगर कुछ क्षेत्र है तो पृथ्वी का क्षेत्र इन लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम दे सकते हैं, तो ये हम पार्थिव क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ जो कुछ भी सेल्यूलर, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे एग्जिस्टेंस है, उन सभी में जो रस है, उस रस में तो पार्थिव अंशों का ही प्रमाण ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, ताकि ऊपर वाले सभी क्षेत्रों को वो भली भांति संभाल सके, पार्थिवता से, अपनी स्थूलता से संभाल सके। ये रहता है पृथ्वी वाला कार्य क्षेत्र। उसके आगे जो कटी वाला क्षेत्र है, कटी में अगर पेल्विक कैविटी को हम देख लेंगे या एब्डोमिनल गर्थ को हम अगर देख लेंगे, तो उसको देखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि वहां पे आप्यत्व, लिक्विडिटी, एनल रीजन, पेनाइल रीजन, जो कुछ लिक्विड ऊज आउट होने वाला है या एक्सिट होने वाला है, वहां की उसका प्रवेश द्वार, एग्जिट वहां से ही रहता है। और कटी क्षेत्र में आप महाभूत भरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन पृथ्वी महाभूत उसमें मिला होता है। तो वहां का जो संगठन होता है अवयवों का, सेल का, टिश्यूओं का जो अवयव संगठन होता है, उस अवयव संगठन में आप तत्व की रेलचे या अधिकतम मात्रा रहती है, उसको आप्य क्षेत्र बोलते हैं। तो पांवों को पार्थिव क्षेत्र, कटी पेल्विक कैविटी को आप्य क्षेत्र। पेल्विक कैविटी के आगे आते हैं, पेल्विक कैविटी के आगे आता है एब्डोमिनल विसरल एरिया, एब्डोमिनल एरिया। तो उसमें अग्नि तत्व का प्रकटीकरण ज्यादा रहता है। विसरल ऑर्गन में या एब्डोमिनल कैविटी में
जो कुछ अवयव है, उन अवयवों में जो कुछ टिश्यू है, उन टिश्यूओं में जो कुछ सेल्यूलर एग्जिस्टेंस है, नॉन सेल्यूलर एग्जिस्टेंस है, उन सभी में आग्नेय तत्वों का एक अंश ज्यादा रहता है। इतर महाभूतों का अंश तो जरूर रहता है, लेकिन आग्नेय अंश ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम उसको आग्नेय क्षेत्र बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से लेकर हम ऊपर आते हैं, उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। थोरेसिक कैविटी में भी जो जो ऑर्गन है, कार्डियोपल्मोनरी एपरेटस, अगर इसको आप देख लेंगे तो कार्डियोपल्मोनरी एपरेटस हमेशा या निरंतर स्पंदित रूप में चल गुण या संकोच विकास, ये वायु का प्रकटीकरण वहां पे करता है। इस कैविटी में जो कुछ ऑर्गन्स है, कुछ ऑर्गन्स में जो कुछ टिश्यू है, उस टिश्यू में जो कुछ सेल्स है, उन सेल्स में प्रस्पंदित होने की संवेदना या प्रस्पंदित होने का भाव यानी वायु भाव ज्यादा रहता है, तो उसको वायवीय क्षेत्र बोलते हैं। और ऊर्ध्व चतुर्गत मन्या से लेकर आगे ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ वहां पे हायर इंटेलेक्चुअल सेंटर्स आते हैं, ब्रेन सेंटर्स आते हैं, या ब्रेन आता है, या बुद्धि इंद्रिय मनसेंद्रिय का स्थान रहता है, और वहां से सभी को चेतना मिलती है, वहां से सभी को मन और बुद्धि तत्वों का अंश मिलता है, और मन बुद्धि का जास्ती प्रकटीकरण, अधिकतर प्रकटीकरण इस क्षेत्र में होता है। तो शीर को हम आकाशीय स्थान, आकाशीय क्षेत्र कहते हैं। तो पार्थिव क्षेत्र, आप्य क्षेत्र, तेजस क्षेत्र, वायुव्य क्षेत्र और आकाशीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो जो कुछ ऑर्गन्स है, उन ऑर्गनों में इन्हीं महाभूतों का प्रकटीकरण ज्यादा रहता है। अब जाके बात आती है काल तत्व की। तो हमें मालूम है कि ब्रेन में एससीएन नामक एक सेंटर है, एससीएन नामक एससीएन न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में हमारे बॉडी का क्लॉक रहता है। अगर उस एरिया का कुछ लीजन हो गया, उसको कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो उस व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता, उसका भान, उसकी संवेदना उसको नहीं रहती है, हमें मालूम है। तो व्यपदेशस्तु भूयसा, इस न्याय से सभी तत्वों में भी काल तत्व रहता है, उसकी खुद की अपनी काल की गणना होती है। लेकिन अगर क्षेत्र निश्चित करनी है तो ब्रेन में क्रेनियम में एक न्यूक्लियस, एक नर्व सेल का ऐसा एक पूंजीकृत भाग है जहां पे हमारा बॉडी का क्लॉक रहता है। तो उसको हम काल तत्व का अधिष्ठान भी बता सकते हैं। बाद में आती है दिशा तत्व। दिशा तत्व यानी डायरेक्शन। तो हमें मालूम है स्मॉल ब्रेन को या ईयर लैबिरिंथ को कुछ ईजा हो गई, लीजन हो गया, तो उस पर्सन को वर्टाइगो यानी दिशा का विचित्र भान मालूम पड़ता है, या दिशा का भान जाता है, टाइम प्लेस पर्सन का ओरिएंटेशन जाता है। तो उन्हीं सेल्यूलर एग्जिस्टेंस में जो द्रव्य भरा पड़ा हुआ है, उस द्रव्य के अधिष्ठान से लेकर ये दिशा तत्व रहता है। बाद में आता है मन तत्व। तो साइको एक्टिव जो सेंटर्स है, जो स्मृति सेंटर्स है, साइको एक्टिव सेंटर्स है, उनको कुछ बिगाड़ हो जाने के बाद उन्माद अपस्माद जैसी मानस व्याधियां हो जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं ब्रेन न्यूक्लियस में, उन्हीं ब्रेन सेंटर्स में एक मनस्तत्व रहता है, और वो सभी शरीर को व्याप्त रहता है, लेकिन उसका सेंटर, मेन ऑफिस यहाँ पे रहता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो दिल्ली में रहता है, वो उनका वास्तव्य अधिकतम वहां पे रहता है, लेकिन कार्य सौकीर्य के लिए, कार्य सहजता के लिए उसका सब ऑफिस राज्य स्तर, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे जैसे होता है, वैसे समझ लीजिए कि ये एक मूलभूत तत्व इन जगहों को अपना टेरिटरी जरूर बनाते हैं, उन क्षेत्रों में उनका ऑफिस जरूर रहता है, लेकिन सभी और क्षेत्रों में उनके सब सेंटर्स या उनके प्रतिनिधि उनके आवश्यक स्वरूप रहते हैं। तो पंच महाभूतों के एक कार्य क्षेत्र और काल, दिशा, मन के एक कार्य क्षेत्र हमें मालूम हुआ। आत्मा तो सबका आधार ही है, चेतना तो सबका आधार ही है। सभी अगर ब्रेन में उसका स्थान माना जाए तो भी चल सकता है, लेकिन जो न्यूक्लियर एग्जिस्टेंस सेल लेवल पे बोल रहा, हम थोड़ी बात करेंगे सेल लेवल पे। अगर सेल में जो न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस में जीनोम रहता है, जीन्स रहते हैं, वो एक मॉलिक्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल का एक संगठन रहता है। उसके ऊपर एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस, एक प्रज्ञा भरी पड़ी होती है, जिसको सब कुछ बॉडी के फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस करने की एक सूद बुद्ध, एक अक्ल होती है, एक हाईली स्पेसिफिक उसको नॉलेज होता है, और उस नॉलेज को प्रिंट कॉपी करके mRNA, मैसेज आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के थ्रू वो अपना फंक्शन चला रहता है। सभी सेल को वो ऑर्गेनाइज करता है, सबको चलाता है, भले वो न्यूरॉन सेल हो, भले वो मसल सेल हो,
भले वो कनेक्टिव सेल्स हो या भले वो इपिथेलियल सेल हो, किन भी चीज की सेल का टाइप कौन सा भी हो, एरिया कौन सा भी हो, उस सेल्यूलर लेवल का, उस टिश्यू लेवल का अगर कुछ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, फंक्शनल एग्जिस्टेंस जहां रहता है उसको न्यूक्लियस, साइंस भी उसको न्यूक्लियस इसी कार्यक्षेत्र को, हेलो सर 2 मिनट माइक म्यूट हो गया था आपका। हाँ ठीक है, कहाँ से लेके मैसेंजर आरएनए से बात करेगा, एमआरएनए। ठीक है, तो थोड़ी एक हेलो सर, हेलो नथिंग सर, माइक म्यूट हो गया था। हेलो सर, शरीर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड एग्जिस्टेंस है, बॉडी फ्लूइड्स है, उसको हम जी सर थोडा परत माइक म्यूट झाला होता, पुन्हा रिपीट करा सर एमआरए पासून। ओके, तो आत्मतत्व को हम न्यूक्लियर जीनोम बोल रहे हैं। जिस जीनोम में, जिस क्रोमैटिक मटेरियल में बायोलॉजिकल फंक्शंस के सभी का प्रज्ञा यानी एक हाईली स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रहता है, इसको हम आत्मतत्व का एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं। आर यू क्लियर? जी सर। ठीक है, अभी सेल की ही बात करेंगे। तो सेल में जो सेंट्रली न्यूक्लियस रहता है वो आत्मतत्व का अधिष्ठान है। इन न्यूक्लियस के सभोवार उस सेल का साइटोसोल रहता है, एक साइटोसोलिक फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड को हम मनस यानी सत्व तत्व का अधिष्ठान बोलने जा रहे हैं। साइटोसोल को क्या हम बोलने जा रहे हैं? मन तत्व का अधिष्ठान। पहले एक चार मैं आपको संज्ञा पहले फिर से बताऊंगा। न्यूक्लियर एग्जिस्टेंस, साइटोसोलिक एग्जिस्टेंस विद सेल ऑर्गेनेलिज, सेल मेम्ब्रेन वाला एग्जिस्टेंस, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जिसमें वो सेल बात रहे। हमारा एग्जिस्टेंस कैसा है? सेल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में टिश्यू सेल्स बात रहती है, अवगाहित रहती है। जो जिस फ्लूइड में, जिस माइक्रो एनवायरमेंटिक फ्लूइड में सेल बात है, उस फ्लूइड से हम शुरू करते हैं और न्यूक्लियस तक जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है, जो सेल को कवर किया हुआ है, वो सेल का माइक्रो एनवायरमेंट है, उसको, उस सेल का हम शरीर बोल रहे हैं। फिजिकल, केमिकल, मटेरियल वाइज एग्जिस्टेंस। उसी मटेरियल से सेल इंटर एक्सचेंज कर रही है। तो इंटर एक्सचेंज क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय सेल मेम्ब्रेन के अधिष्ठान में, सेल मेम्ब्रेन में जो सेंसरी मॉलिक्यूल रहते हैं, या सोडियम पोटेशियम पंप वाली जो सेल मेम्ब्रेन की बात रहती है, सेल मेम्ब्रेन इज हाईली इवॉल्व्ड सेल ऑर्गेनेली। वो जो सेंस करती है, उस सेंस से साथ में क्या होना है और कुछ बातों को साथ में नहीं करना है, इसको मैं सत्व को साथ में होना ऐसी बात करूंगा। कि जो अंदर जो सत्व पड़ा हुआ है, सेल का अपना खुद का सत्व है, अहम तत्व है, जो उसका यूनिकनेस है, सेल का इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ये सेल का यूनिक मैटर होता है। वो उस सत्वशील यूनिक मटेरियल को क्या साथ में होना चाहिए और क्या साथ में नहीं होना चाहिए, ये कौन तय करता है, ये कौन निश्चित करता है? तो सेल मेम्ब्रेन के सेंसर ही करते हैं। सेंसरों को मालूम होता है ये ऑस्मोलैरिटी मेरे लिए ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल मेरे लिए ठीक है ना, ये सब्सटेंस मेरे लिए ठीक है ना, या ठीक है या ठीक नहीं है, साथ में है या साथ में नहीं है, ये बातें यहाँ पे ठीक होती है। इसको हम सेल लेवल का इंद्रिय अधिष्ठान बोल रहे हैं, और साइटोसोल को हम सत्व तत्व का अधिष्ठान बोल रहे हैं। ऐसे हम बात कर रहे हैं कि सत्व में उसका मन, सेल का मन रहता है, मन ज्ञाने बोधे, तो उसको बोध हो जाता है। और सेल में जो कुछ आ गया है, सेल में इंसर्ट हुआ है, जो इंक्लूड हुआ है, उस इंक्लूडेड मटेरियल को
उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस को देके, न्यूक्लियस से लेकर उसका क्या करना है, उसकी एनर्जी बनानी है, उसका सिंथेटिक प्रोटीन बनाना है, उसका सेल स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल बनाना है, इससे हार्मोन बनाना है, इससे एंजाइम बनाना है, जो कुछ कार्य द्रव्य सेल से निकल कर आने वाले हैं, इस कार्य द्रव्यों का एग्जिस्टेंस साइटोसेल में जो ज्ञान बोध करने वाला तत्व होता है उसको हम मनस तत्व बोल रहे हैं। ऑर्गन लेवल को तो ब्रेन की तरह वो रहता है, लेकिन सेल लेवल पे वो साइटोसेल में रहता है। और आत्म तत्व यानी न्यूक्लियस। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्म। इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों आ गए। ज्ञान संवेदना को ग्रहण करने वाला सेंसरी इंस्ट्रूमेंट जैसा रहता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट हमारे चेतन द्रव्य को, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, जो सेल्यूलर ऑर्गेनेली है, उसको हम सेल के कर्मेंद्रिय बोलने जा रहे हैं। सेंस करने वाले मॉलिक्यूल को, द्रव्य संगठन को ज्ञानेन्द्रिय, संवेदनेन्द्रिय, और उस संवेदनेन्द्रिय को मन से माध्यम से आत्म तत्व तक पहुंचाकर आत्म तत्व से बुद्धि निश्चिति, कार्य निश्चिति, स्पेसिफिक कर्म निश्चिति का ऑर्डर लेके मन तत्व फिर से कर्मेंद्रिय तक आ जाता है और कर्मेंद्रिय को बताता है कि इन चीजों से, इन बेसिक मॉलिक्यूल से आपको ये बनाना है। तो कर्मेंद्रिय वहां पे काम करते थे। तो ज्ञानेन्द्रिय, आत्म तत्व, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय उभय इंद्रियात्मक असनार मनस तत्व, ऐसे ये सेंद्रिय द्रव्य का संगठन बॉडी में चलता रहता है। तो सेंद्रिय द्रव्यों का संगठन कैसा बायोलॉजिकल हो गया? ये इंद्रिय वाला बायोलॉजिकल हो गया। तो ये इंद्रिय कैसे होते हैं? संवेदना ग्रहण करते हैं। संवेदना की ग्रहण की हुई संवेदना मन के थ्रू आत्म तत्व को प्रेजेंट की जाती है। आत्म तत्व उसका एनालिसिस करता है। बाद में मन के थ्रू ही कर्मेंद्रिय को आदेश दिया जाता है और कर्मेंद्रिय से कर्म किए जाते हैं, कार्य द्रव्य निर्माण किए जाते हैं। ये थोड़ा एलाबोरेटली हम आगे देखने वाले हैं। तो 9 कारण द्रव्य, इनका एग्जिस्टेंस सेंद्रियत्व, असेंद्रियत्व। सेंद्रियत्व तो चेतनत्व है, और जो निरिंद्रिय है, इंद्रिय यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, सेंसरी इंस्ट्रूमेंट, फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो कुछ फिजिकल केमिकल एग्जिस्टेंस बॉडी में है, उसको निरिंद्रिय या शारीरिक तत्व, ऐसी कुछ संज्ञा में हम देखने जा रहे हैं। तो एक बात थोड़ा आपने ध्यान रखना है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन 4 तत्वों का सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, इन सभी लेवल पे उसकी थोड़ी उन्नत अवस्था आ जाती है। आगे हम जो शारीर सीखने वाले हैं, शारीर को पढ़ने वाले हैं, उसमें थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा। लेकिन इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। हमने आज थोड़ा रिवाइज में करता हूं। पहले आयुर्वेद की व्याख्या देखी, जिसमें मान तय किया जाता है, निश्चित प्रमाण तय किया जाता है, उसका तंत्र बताते हैं। बाद में वो आयु की व्याख्या बोलती है। लिविंग थिंग्स किसको कहना है, ये बात वो कहते हैं। लिविंग थिंग्स में 2 तरह के द्रव्य रहते हैं, बोलते हैं वो कारण द्रव्य, उसको 9 गिनती करते हैं। और उन 9 कारण द्रव्यों से, 9 मूलभूत पॉजिटिव फैक्टर से, 9 मूलभूत कार्य द्रव्य से असंख्य कार्य द्रव्य तैयार होते हैं। तो कार्य द्रव्य को भी सेंद्रिय और सेंद्रिय इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कार्य द्रव्य तो बॉडी में बहुत सारे निर्माण होने वाले हैं, उसका भी विभाग हम थोड़ा देख लेंगे। तो ये हो गया बॉडी का एक तत्वात्मक और अधिष्ठानात्मक विवेचन। पंच महाभूतों का क्षेत्र भी, टेरिटरी भी हमें मालूम पड़ी। काल, दिशा, मन, इनका ऑर्गेनिज्म लेवल पे कहाँ पे एग्जिस्टेंस देखना है, सेल लेवल पे कहाँ पे एग्जिस्टेंस देखना है। इंद्रियों का ऑर्गेनिज्म लेवल पे कहाँ पे एग्जिस्टेंस देखना है, सेल लेवल पे कहाँ पे एग्जिस्टेंस देखना है। ये सूक्ष्म और स्थूल, इन दोनों एंगलों से देखते देखते हमें आगे बढ़ना है। ये बेसिक पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान हमें मालूम हो गया। तो इस द्रव्य विज्ञान को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें द्रव्यों की चिकित्सा द्रव्यों से ही करनी है। तत्वों का ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, लेकिन तत्व जिस द्रव्य के अधिष्ठान से रहते हैं, उन द्रव्यों की प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटी, गुणत्व, कर्मत्व, ये हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया, विदित ज्ञात हो गया। तो उस द्रव्य गुण विज्ञान का, शारीर द्रव्य गुण कर्म विज्ञान, क्रिया इज इक्वल टू द्रव्य गुण कर्म, शारीर क्रिया का ये द्रव्य गुण कर्मात्मक जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप जो है, ये भौतिक स्वरूप को अगर हम भली भांति जान गए तो हमें इस व्याधि अवस्था में मॉडिफाइड हुए द्रव्यों की चिकित्सा औषधि द्रव्यों से कैसी करनी है, इसका ज्ञान सुलभ से हो जाता है।
तो पदार्थ विज्ञान के बेस पे बायोकेमिकल जैव रासायनिक विज्ञान के स्तर पे हमें सबको देखना है। साइंस कहता है भौतिक एग्जिस्टेंस, रासायनिक एग्जिस्टेंस और जैविक एग्जिस्टेंस। भौतिकता रहती है, उसमें रसत्व रहता है और उसमें बायोलॉजी रहती है। बायोलॉजी is the not separate science, it is the physics and chemistry in living body, in living things। जो फिजिकल केमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में कैसी होती है, इन सब बातों का जहाँ पे वहां पे होता है, इन सभी बातों को अच्छी तरह से हम जान लेते हैं, उसको हम पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, जैव रासायनिक विज्ञान, भौतिक जैविक विज्ञान, ऐसी बातों में इन बातों से हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, आज थोड़ा इसको पूर्ण विराम देते हैं। तो आयुर्वेद व्याख्या यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जीवित का अच्छा लक्षण, प्रत्यात्मक लक्षण है, ये तीसरी बात हो गई। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, शारीरिक एग्जिस्टेंस, सेल्युलर मेम्ब्रेन, न्यूरॉन टिश्यूज, इंद्रिय एग्जिस्टेंस, साइटोसोल या मनस का अधिष्ठान और आत्म तत्व यानी न्यूक्लियस। इसको हम थोड़ा निश्चित किया है और इन्हीं व्याख्याओं को निश्चित करते हुए हम आगे वाला लेक्चर देखने वाले हैं। तो इसमें अगर कोई शंका है तो 5 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो सर से आप पूछ सकते हैं। या सर ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं अगर बाद में कोई शंका हुई उत्पन्न। अगर कोई आशंका है तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ और मटेरियल मिल जाएगा। स्वाति मैडम, कपड़े मैडम, आर यू देयर? जी सर। ओके, इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, तो ठीक है। हाँ, तो प्लीज बी एक्टिव, बी अलर्ट, थोड़ा ट्यून हो जाइए। मेरी मराठी वाली हिंदी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा 1-2 लेक्चर हो गए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो कुछ शंका है तो बी एक्टिव, सिर्फ सुनना है छोड़ देना ऐसा नहीं करना है। आज तक हमने वैसा ही किया है ताकि निश्चित विज्ञान के तौर पर, निश्चित मटेरियल के तौर पे, मटेरियल से हम मटेरियल को ट्रीट करने जा रहे हैं, तो मटेरियल का सब्जेक्टिव फीलिंग चिकित्सा कुछ हमें बताना वाला है, उसके निदान को लेके हम द्रव्यों को चॉइस करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ही सिंपल वाली बात है, महाभूतों की सिंपल बात है। पंच महाभूतों का सिद्धांत बताता है, ये जो आकाश से लेकर वायु, वायु से लेकर तेज, तेज से लेकर आप से लेकर पृथ्वी, ऐसे प्रकटीकरण का सिद्धांत चलता है। और पृथ्वी जल में विलीन होती है, पृथ्वी जल दोनों तेज में विलीन होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु में विलीन होते हैं और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में पुनः लीन हो जाते हैं। इस सिद्धांत को हम अगर जान गए तो समझो सब कुछ जान गए। लेकिन एक गड़बड़ रहती है, कुछ आसान बात अगर इतनी आसान है कि हमें सिद्ध करना है तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक चीज अगर कोई आसान है, एक सामान्य सिद्धांतों से बहुत सारे चीजें आसान होने वाली है, तो ये चीज सामान्य है, सहज है, सुलभ है, इसको सिद्ध करने के लिए उसको थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटरी करके बताना है और उस कॉम्प्लिकेशन को सुलझाते 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 सामान्य बातों के ऊपर आना है। तो लगता है यार ये इतना आसान है। हाँ, तो इसको 2 एंगल है, द्रव्यों का सामान्यत्व, निदानों का सामान्यत्व और चिकित्सक का सामान्यत्व। सभी व्याधियों को एक 70 या 80% निदान सामान्य ही रहता है। सामान्य शब्द को सिंपल एंगल से मत देखो, सिंपल नहीं, सामान्य यानी जनरल, कॉमन। तो सर्व रोगों में एक 70 to 80% डायग्नोस या निदान स्थान संशय तो कॉमन रहता है। 20 या 30% उसमें विशेषता होती है। उस विशेष बातों को जरूर
देखना है, उसको अंडर सिग्निफिकेंट नहीं करना है, वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जो प्रभुत मात्रा में, बहुतांश में, व्यपदेशस्तु भूयसा, भूयस मात्रा में जिसने व्याप्ति की है, उस सर्व रोग निदान की, सामान्य निदान की अगर हमें प्रचिति नहीं हुई, उसको हम ट्रीट नहीं करें, तो हमें विशेष लक्षणों को भी या विशेष पार्ट को भी ट्रीट करना नहीं आएगा। तो एक देख लीजिए, एक कॉमन बात होती है, कोई भी रोग हो उसमें एक सामान्य सिद्धांत होता है, उस सामान्य सिद्धांत को अगर हम सामान्य द्रव्य, एक चिकित्सा स्ट्रेटेजी रहती है, वो सभी को कॉमन रहती है। सभी व्याधियों को तो आप एक ही द्रव्य कैसा बोल रहे हैं, सभी व्याधियों को एक ही स्ट्रेटेजी कैसे बता रहे हैं? ठीक है ना, अगर 70% सबको सिलेबस कॉमन ही है, तो 10वीं कक्षा तक तो हम सभी जो हायर एजुकेटेड लोग रहते हैं वो कॉमन कक्षा में ही रहते हैं। तो समझ लीजिए, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई साइंटिस्ट हो या कोई और हायर एक्सपर्ट हो, वो 10वीं कक्षा तक सामान्य विद्यार्थी रहता है, सामान्य विद्यार्थियों में उठता बैठता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, हमारे सामान्य विशेष द्रव्य गुण समवाय पदार्थ विज्ञान ने ऐसा ही बताया है कि सामान्य जो व्याप्त है, उस सामान्य को पहले जान लीजिए, उस सामान्य को जान लेने के बाद विशेष का ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा, उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी सामान्य पांचभौतिक विज्ञान को, सामान्य पांचभौतिक विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन वो उतना भी सामान्य नहीं है, वो थोड़ा बहुत आगे आगे जाके टेढ़ा होता है। तो उन बातों को भी हमें देखना है, तो थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड जरूर करना है, क्योंकि लगता तो इजी है, लेकिन हम जब चिकित्सा देने बैठते हैं तो कुछ सामने नहीं आता, द्रव्यों का निश्चिति नहीं होती। तो सभी बातों को हम देख लेंगे और बाद में फिर उसके सामान्य निदान पे आ जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। 48 घंटे बाद तभी होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।